भारत न्यूज में नमस्कार। आपके साथ मैं हूं खुशबू। दोस्तों, आज मैं हाजिर हूं हमारे उज्जवल भारत न्यूज के खास कार्यक्रम स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर में। इस खास पेशकश में हम मीरा भाईंदर के उस स्टार मेहमान से आपकी रूबरू करवाते हैं जिनका योगदान इस मीरा भाईंदर शहरवासियों के लिए भी खास है। तो आइए देखते हैं हमारा कार्यक्रम स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर। नमस्कार, मैं हूं रवि टुन्ना और आप सभी दर्शकों का हमारे उज्जवल भारत न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि नाम है स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर, जी हाँ, तो हम ऐसे शख्सियत से आपको रूबरू करवाएंगे जिन्होंने अपने जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी, कठिन समस्याओं के बावजूद भी बहुत बुरे वक्त से अपने आप को संभाला है और एक अच्छा मुकाम पाया है इस सोसाइटी में। और जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने अच्छा मुकाम पाया है और इस मीरा भाईंदर की तरक्की में उनका योगदान रहा है, हम ऐसे व्यक्तियों से आपका परिचय करवाएंगे, आपको रूबरू करवाएंगे और जानेंगे उनसे कि कैसे किन किन परिस्थितियों में वो अपने आप को संभाला है। दोस्तों, हमारे यह कार्यक्रम उन युवाओं के लिए भी एक प्रेरणादायक साबित होगी जो कि लाइफ में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो देखते रहिए हमारा नया कार्यक्रम द स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर। हमारा देश भारत, जिसकी आर्थिक राजधानी मुंबई को कहा जाता है और मुंबई से सटे ही एक शहर है मीरा भाईंदर। मीरा भाईंदर तेजी से ग्रोथ करने वाले शहरों में गिना जाता है। लगभग 50 वर्ष पहले मीरा भाईंदर एक गांव जैसा था, लेकिन आज के समय में यह शहर एक महानगर की तरह दिखने लगा है। इस शहर में जो भी व्यक्ति आया है और उसने अपने मेहनत के बल पर समाज में एक अच्छा मुकाम बनाया है और साथ ही साथ मीरा भाईंदर की तरक्की में योगदान दिया है, हम उन्हें स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर की उपाधि से नवाजते हैं। जी हाँ दोस्तों, उज्जवल भारत न्यूज हर उस व्यक्ति को सलाम करता है जिन्होंने अपनी मेहनत से मीरा भाईंदर को संवारा है। हम अपने चैनल के माध्यम से उन सभी स्टार्स को आपसे रूबरू करवाएंगे और जानेंगे उनसे उनके जीवन के संघर्ष के विषय में। आज के हमारे स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर के स्टार मेहमान हैं मीरा भाईंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट कैप्टन विनोद शर्मा और प्रेसिडेंट एमिरेट्स दीपक शाह। इन दोनों लोगों और इनके टीम के अथक प्रयास से आज मीरा भाईंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री सफलतम स्टेज पर है। आइए सुनते हैं प्रेसिडेंट कैप्टन विनोद शर्मा और प्रेसिडेंट एमिरेट्स दीपक शाह को और जानेंगे उनसे मीरा भाईंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री से जुड़ी अनछुए पहलुओं के बारे में और इससे जुड़े संघर्ष और सफलता की कहानी उन्हीं की जुबानी। कैप्टन विनोद शर्मा और दीपक शाह, स्टार्स ऑफ मीरा भाईंदर। मैं कैप्टन विनोद शर्मा, प्रेसिडेंट मीरा भाईंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन भाईंदर। मैं भाईंदर में अपना कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउस का बिजनेस करता हूँ और इस एरिया में 79 से आया हूँ। जो बिजनेस मैंने शुरू किया उसके साथ साथ भाईंदर की समस्याएं भी मिलती गईं और हम उन समस्याओं से निपटने के लिए अपने अपने तरह से रास्ते निकालते रहे और मिलते रहे। इस तरह से हमारा एक सफ़र शुरू किया जिसमें हमने अपनी एक एसोसिएशन बनाई। मैं दीपक शाह, मीरा भाईंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन का अभी प्रेसिडेंट एमिरेट्स हूँ। 1977 में मैं मीरा भाईंदर क्षेत्र में आया। मेरी केमिकल की फैक्ट्री थी, अब वो फैक्ट्री यहाँ से शिफ्ट कर दी है और 77 से ये क्षेत्र का मैं जानता हूँ। दीपक भाई नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं आप? बस ठीक हूँ सर। आज श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव के एफर्ट से, उनकी चेष्टा से हमको अपनी बहुत पुरानी और कंस्ट्रक्टिव यादें निकालने का मौका मिला है। हमको याद है कि 79 में बिजनेस शुरू करने के बाद समस्याएं तो आती थी, हम मिलते भी थे, आपस में आपसे भी मिलते थे और उस वक्त हमको ये लगता था कि अगर हम सब मिलके अपनी समस्याओं पे बात करें तो हम एक अच्छा हल निकाल सकते हैं। और इसकी हद तो तब हो गई जब 90 के शतक में, यानी सन 1990 से लेके
जब बहुत बड़ी समस्याएं आने लगी, एक तो था जो हमारे इंडस्ट्रियल्स थे छोटे छोटे, उन सबको पूरी जानकारी नहीं थी, जिसको आप कहें कि अनअवेयरनेस ऑफ द रूल्स रेगुलेशंस। दूसरे, आपस में एक ऐसा सहयोग नहीं था कि हम अपनी समस्याओं को मिलके बता सकें। आपस में मिलके ये डिसाइड किया कि अगर हम मिलके एक ऐसा ग्रुप बनाएं और अपनी समस्याओं को इकट्ठा करके अथॉरिटीज़ के सामने रखें तो शायद हमको अच्छा उसका फल मिल सकता है, उसके सोर्स मिल सकते हैं कि कैसे हम अपनी समस्याओं से निपटें। तो इसलिए सन 1992 में 6 लोगों के साथ मिलके हमने एक ग्रुप बनाया और उसका नाम रखा मीरा भाईंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन। अब उस वक्त समस्याएं कुछ बड़ी थी, कुछ छोटी थी, लेकिन बहुत सी समस्याएं ऐसी थी जो हमारी जानकारी और मिलकर काम करने की वजह से थी, जिसमें हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते थे और समस्याएं आती थी। उनमें पहली थी एक्साइज। अब उसके जो रूल्स रेगुलेशन से उन सबको समझना, उनको फॉलो करना और उसके बाद उसके ठीक तरह से जो उसको एप्लीकेशन थी और उसके रिजल्ट थे उनको पाना ज़रा मुश्किल हो रहा था। दूसरी समस्या थी हमारे पास जो लोकल बॉडीज थी, पहले तो पंचायत थी, उसके बाद नगर पालिका आ गई और उसके बाद में तो महानगर पालिका भी बनी। लेकिन जब नगर पालिका थी दीपक भाई, तो आपको याद होगा कि हमने 2-3 ऐसी समस्याएं रखी थी जो उनके रूल्स रेगुलेशन से वो हमको बताने का, और अगर उसमें से कोई गलती हो रही है तो जो अधिकारी थे उनसे सहयोग लेने का। तो उसके लिए हमने मिलकर रिप्रेजेंटेशन शुरू करना था। तो ये जो 6 लोग हमने शुरू किए थे, उनमें मुझे अभी तक याद आता है कि दीपक भाई आप तो थे ही, और आपको याद है संजीव मिस्त्री अपने बहुत अच्छे फ्रेंड थे, संजीव मिस्त्री जो अभी थाना में सेटल हो गए हैं, वो थे। उसके बाद कुछ ऐसे भी थे जो अभी इस संसार में नहीं हैं, उनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी आदर सहित मैं उनके नाम तो लूँगा ही। एक थे श्री पॉल पिंटो, दूसरे थे श्री प्रताप भाई रूपारेलिया, तीसरे थे श्री केपी सरकार, चौथे थे श्री योगेश कानानी, पांचवें थे ललित भाई बोरा, उसके बाद थे रमेश भाई भगत और श्री करीम भाई रूपारेलिया। दीपक भाई को नाम याद आता है? अजय नवलगिरिया। उस टाइम पे नहीं थे अजय नवलगिरिया, मगर इस टाइम पे ये 6 ही जन थे। हाँ, तो उस टाइम अजय नवलगिरिया नहीं थे, लेकिन उन्होंने भी बहुत कंट्रीब्यूशन किया। और ये सब समस्याएं देखने के बाद हमने ये फैसला किया कि हमको एक ऐसा आदमी जो सब समस्याओं को समझता है और सबको रिप्रेजेंट करके अधिकारियों के सामने रख सकता है और सॉल्यूशन लेके सबको समझा सकता है, उसके लिए हमने एक ऐसे आदमी को सोचा और उनको ये बताया कि आप इस चीज़ को लीड करें। वो उनके सामने उनकी तारीफ करना होगा, लेकिन हमने सबसे अच्छा व्यक्ति उस वक्त जो चुना वो श्री दीपक शाह आप ही थे, और उस एसोसिएशन में हमने फाउंडर प्रेसिडेंट आपको बनाया और आपने उन समस्याओं को बड़ी अच्छी तरह से समझा और सबके सामने रखा। अब सवाल यह आया कि समस्याएं बहुत थी, उसके लिए हमारे मेंबर्स भी काफ़ी थे। आपने जिम्मेदारी ली और उसको बोले कि अच्छा मैं ठीक है, इस समस्या को सबको मैं एक एक करके देता हूँ। जैसे कि कैप्टन साहब ने बताया अभी, मीरा भाईंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की स्थापना 1992 में हुई, मगर उसे 1994 में हमने उसको रजिस्टर की, क्योंकि उस टाइम सोच आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते गए, जैसे मेंबर बढ़ते गए कि भाई इसे अगर हमें बड़े पायदाने पे लेना है तो हमें इसे रजिस्टर करके गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करना है। 1992 में जब इसकी स्थापना हुई, तब जैसे कि एक्साइज एक बड़ी प्रॉब्लम थी, ज़कात थी, लोकल बॉडी की तरफ से हमें ना रोड मिल रहा था, ना पानी मिल रही थी, ड्रेनेज का कुछ काम हो रहा था, MTNL के तरफ से लैंडलाइन भी नहीं मिल रही थी। आहिस्ता आहिस्ता सबके एक ये प्रॉब्लम बढ़ते गए और उसको हम लोग ने सब सोल्व करने की कोशिश की गई है। आगे चल के
फिर कोई ना कोई समस्या हुई। सबसे बड़ी तो समस्या हुई थी कि एक्साइज के अंदर हमें उस टाइम पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करना गिरता था। अगर वो डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल नहीं करते तो हमें वो पेनल्टी मारते थे एक्साइज वाले, और हमें काम धंधा करने के लिए देते नहीं है। उस समय खाली लिमिट रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 5.5 लाख की, उसको बढ़ा के फिर 7.5 लाख की, फिर आहिस्ता आहिस्ता हर साल बढ़ाते गए। दूसरी समस्या आई जकात की। जकात के अंदर रात को भी कभी गाड़ी कभी आवे तो उसको रुका के पेनल्टी मारते थे। हमें ना रोड दिया गया, ना गटरें बनाई गई, ना पानी की समस्या कहीं। समस्या जो है और हर साल पानी के अंदर बारिश के अंदर हमें यहाँ पानी भर जाता था फैक्ट्री के अंदर सब। उस सब समस्या को हम रिप्रेजेंट करते गए। मुझे जब तक याद है तब तक हम लोग ने इंडस्ट्रियल मिनिस्टर लीलाधर डाके साहब जब थे, उन्हें भी बुला के ये सब समस्या उन्हें भी बताई थी कि लीलाधर डाके साहब आइए और हमारी ये यहाँ की जो समस्या है उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। उन्होंने भी उस टाइम पे प्रॉमिस किया था कि भाई आपकी जो भी समस्या है हम वो सॉल्व करेंगे। इंडस्ट्रीज के बाद में मुझे ये एसोसिएशन हम लोग ने जब स्टार्ट किया तो उस एसोसिएशन में बॉम्बे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के रक्षपाल एब्रोल, उनका मार्गदर्शन बहुत अच्छा मिला, हम उसके साथ में एफिलेटेड हुए। बाद में थाना स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के खंबाते साहब, उनसे हम जुड़े। उन्होंने भी गाइडलाइंस दी कि भाई आगे कैसे करना है एसोसिएशन, क्योंकि वो सबसे दोनों बॉडी एसोसिएशन है और सबसे पुराने एसोसिएशन थे, और उन्होंने हमें गाइडलाइंस दी। सोशल एक्टिविटी में हमने काशी गांव के अंदर एक मेडिकल कैंप रखा था, जब डॉक्टर किशोर क्षीरसागर चीफ ऑफिसर थे, और उनके मार्गदर्शन के अंदर में हमने म्यूनसिपलिटी स्कूल के अंदर 600 बच्चों का हमने मेडिकल कैंप करके चेकअप किया। बाद में प्लेग जब सूरत के अंदर जब फैला था तो वर्सावे पेट्रोल पंप, वेलकर पेट्रोल पंप के बाजू में एक जगह थी जहाँ पे अभी फ्लाईओवर बन रहा है। उस जगह पे हमने कैंप लगाया और सूरत से, गुजरात के साइड से जो भी गाड़ियाँ आती थी वो गाड़ियाँ को वहाँ रुकाते थे। पर्टिकुलरली जास्ती करके बसेस, जो ट्रैवलिंग बस थे, उनको वहाँ पे हम लोग चेकअप करते थे। बाद में उत्तन म्यूनसिपलिटी स्कूल उत्तन में जो थी, वहाँ पे कम से कम 3 से 4 हज़ार बच्चे लोग पढ़ रहे हैं। उस टाइम में दिलीप बाबर साहब उपनगर अध्यक्ष थे, और उनके गाइडलाइंस में शिंदे साहब, संपतराव शिंदे साहब आयुक्त थे, तो उन्होंने मार्गदर्शन के अंदर में हमने वहाँ पे कैंप लगाया और 3000 बच्चे का फुल चेकअप किया। आँख, नाक, कान, दांत में और सबके चेकअप किया। सबको जिनको चश्मे की ज़रूरत थी, चश्मे लग रहे थे, उनको चश्मे फ्री दिए गए। ये एक्टिविटी हुई। उस समय लातूर में अर्थक्वेक आया, वहाँ पे बहुत कुछ नुकसान हुआ, तो हमारे एसोसिएशन की तरफ से मेंबर के सभा सदस्यों ने मिलके वहाँ पे लातूर में भी योगदान दिया। बाद में कच्छ में जो धरतीकंप हुआ उसके अंदर भी बहुत से कुछ नुकसान हुआ, तो यहाँ के भी मीरा भाईंदर में भी बहुत से गुजराती लोग रहते हैं, वो सब लोग इकट्ठे हुए और उन्होंने सब लोग ने इकट्ठे हुए एसोसिएशन ने और वहाँ पे भी योगदान दिया। सबसे बड़े योगदान तो कारगिल के टाइम हुआ। कारगिल युद्ध के टाइम पे जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी ने अपील की कि भाई फंड चाहिए क्योंकि हमें मदद करनी है हमारे सैनिकों को लिए, तो वहाँ पे म्यूनसिपलिटी में भी मीटिंग हुई। मीटिंग के अंदर मुझे मालूम है तब तक तो सिर्फ हमें पूछा गया कितना देंगे, तो हम लोग ने उस टाइम पे बोला कि हम लोग 2 लाख दे देंगे। मगर जब सब मेंबर से बात की तो 5,27,000 इकट्ठी हुई रकम, और हमने सब कुछ सबसे किसी से भी कैश नहीं लेते हुए पूरा चेक से पेमेंट, वो भी गवर्नमेंट के कलेक्टर के नाम से ही लेके उनके ट्रेजरी में गया। उसके बाद में टोल टैक्स जो चालू हुआ, तो मीरा भाईंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पूरे एसोसिएशन जो सबसे पहले एसोसिएशन है कि जिन्होंने 6 महीने के लिए टोल टैक्स कोर्ट से बाकायदा स्टे लेके पूरे महाराष्ट्र के अंदर टोल टैक्स बंद करवाया। मीरा भाईंदर बहुत मशहूर है स्टेनलेस स्टील इंडस्ट्रीज के लिए। अब
वो बहुत पुराने थे, हमारे यहाँ एस्टेब्लिश करने से पहले भी थे, और उनका मेजर शेयर था और उनकी अपनी एसोसिएशन भी थी। हमने अपनी एसोसिएशन बनाई, लेकिन हमको एक एडवांटेज रहा, एक फ़ायदा रहा कि जो हमारे सदस्य थे, जिन्होंने ख़ास तौर से दीपक भाई ने जो सिलेक्शन किया लोगों का, जो जानकार लोग थे, जिन्होंने गवर्नमेंट के साथ अच्छा लिएजो करके एसोसिएशन को एक ऑर्गेनाइज एसोसिएशन की तरह बनाया। उसका नतीजा ये हुआ कि सारी एसोसिएशन हमारे साथ मिलके ये उम्मीद करने लगी कि अगर हमारी समस्याओं को आप गवर्नमेंट के सामने रखें तो शायद ज़्यादा अच्छा हल मिल सकता है, और हमने वही किया। स्टेनलेस स्टील के अलावा हमारे पास कोरुगेटेड पेपर, फैब्रिकेशन, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन और तो और जो स्टेशनरी और इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स वगैरह के थे, वो लोग भी शामिल थे। बाद में जैसे जैसे ये लगता गया कि ये इंडस्ट्री और बढ़ रही है, तो हमने वो लोग जो घर से बैठ के काम करते थे या सर्विस सेक्टर में थे, जिन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था कि अगर हमको कहीं किसी को नौकरियां दिलानी है या किसी को हमने जागृत करना है तो हम एक सर्विस दें, तो ये एक सर्विस सेक्टर में आया और उन्होंने विभिन्न सेवाएं देकर, किसी का टैक्सेशन की प्रॉब्लम थी, किसी की अकाउंटिंग की थी, किसी की ऑडिट की थी, और तो और जो एक्साइज की प्रॉब्लम थी उस तक के लिए हमने उनकी सहायता ली, और गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के साथ मिलके इस सब में हमने अच्छा हल निकाला और उसका फ़ायदा भी हुआ। दीपक भाई, अगर आपको याद होगा तो हमने जितने भी एक्सपर्ट्स थे इस लाइन के, एडवोकेट से लेके जो टेक्निकल फैब्रिकेशन या स्पेशलिस्ट थे, उन सबको मिला के भी सारे काम किए। इसके अलावा सोशल फ्रंट पे हमने एक और काम किया। आपको याद है बाबर थे, उन्होंने एक क्रीड़ा मंडल शुरू किया था, मीरा भाईंदर कला क्रीड़ा महोत्सव, और उसमें हमने स्पोर्ट्स का सहारा लेकर एक एकता की भावना पैदा करने की कोशिश की। उसका फल ये हुआ कि सब लोग अपनी समस्याओं को लेकर हमारी एसोसिएशन की तरफ आने लगे, और उस तरह से हमारी मेंबरशिप भी बढ़ती गई, हमको फ़ायदा भी हुआ। लेकिन हमको एक बड़ा ऐसा अंदाज हुआ कि जहाँ समस्या का हल मिल जाता है, वहीं जो आने वाले मेंबर्स हैं वो हमेशा अपने आप ही कम होते हैं या कुछ सुस्त होके वापस बैठ जाते हैं और एक्टिविटी कम कर देते हैं। तो क्या समस्याएं ही इस बात का समाधान है कि हमारी एसोसिएशन आगे बढ़े? दीपक भाई, आपको कैसा लगता है? सर, आपने सही बात की, क्योंकि जब तक कहते हैं कि भाई किसी को खुद के ऊपर समस्या नहीं आती है, तब तक वो उठ के आता नहीं है एसोसिएशन के पास। मीरा भाईंदर के अंदर सबसे बड़ी समस्या थी ज़कात की, तो ज़कात की समस्या हल हो गई तो सब सुस्त हो गए कि भाई अभी हमको किस एसोसिएशन की ज़रूरत क्या है, एसोसिएशन तो हमारे चलते हैं। आपको ज़कात के बारे में बाद में उमर कपूर और पैसा बताएंगे। मैं यहाँ एक चीज़ और जिक्र करना चाहता हूँ कि एसोसिएशन स्टार्ट किया और एसोसिएशन को बढ़ावा देने और सपोर्ट देने में उस समय के मीरा भाईंदर के जितने भी पत्रकार भाइयों थे, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, क्योंकि उस समय पत्रकारों की वजह से ही हमें थोड़ा हम लाइमलाइट में भी आए बोला जाता है, और हमारी समस्या पत्रकारों ने पेपर में रखी, जिसकी वजह से चाहे मंत्रालय तक पहुंचना है कि लोकल लेवल पहुंचना है, तो पेपर हमारा जावे तो उसके अंदर हमारी समस्या लिखी रहेगी, तो वो भी पहुंचती थी। प्लस मेंबर जो नहीं बने थे उनके पास भी गया कर ये एसोसिएशन एक है कि जो सबकी समस्या कर रही है, तो हम इसके साथ में जुड़े। लेकिन दीपक भाई, यहाँ एक बात बहुत अच्छी लगी कि हम लोगों ने मिलके जब भी चाहा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में या जो उस वक्त नगर पालिका थे उसमें जाके हम जो चीफ ऑफिसर को या कॉरपोरेशन के कमिश्नर को मिलते थे या मेयर को मिलते थे, उससे हमको बहुत फायदा हुआ। हमारा काम भी होता था। करेक्ट। और उन्होंने हमको बहुत सहयोग दिया, हमारा मार्गदर्शन भी किया और हमको हर तरह से सहायता दी। सिर्फ यही कहा कि जो हमारे कायदे कानून हैं उनको बना के रखो,
और ये हमारी एसोसिएशन का प्रिंसिपल था। हमने जब अपना एजेंडा बनाया था उस वक्त भी रखा था कि हम जो भी काम करेंगे वो कायदे में रहकर करेंगे, और उसका नतीजा ये है कि हमारी एसोसिएशन आज सबसे अच्छे स्तर पर आ गई। अभी सबसे बड़ी बात यह है कि इंडस्ट्री बढ़ने के बाद मौजूदा हालत को अगर हम थोड़ी देर के लिए एक तरफ रख दें, जो कोरोना की वजह से, पेंडेमिक की वजह से कुछ प्रॉब्लम आई हैं, उनको अगर एक तरफ रख दें थोड़ी देर के लिए, तो ये ज़रूरी है कि हम आगे को ये सोच के देखें कि हमारी एसोसिएशन इस जो फ्रेटर्निटी है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या ट्रेडर्स हैं, उनको किस तरह से मदद कर सकती है। और उस मदद करने में सबसे बड़ा काम है कि अगर हम ऑर्गेनाइज सेमिनार रखें या मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स के साथ एक प्रोग्राम रखें, या हम कुछ ऐसे प्रोग्राम रखें जिसमें जो लोग सीख सकते हैं वो आके हिस्सा लें, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो इसके लिए हमने डिफरेंट एसोसिएशन जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एसोसिएशन उनको ज्वाइन किया, जिससे वो लोग ट्रेन कर सकें। वैसे मैनेजमेंट कॉलेज, यहाँ पर एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट कॉलेज है, NL डालमिया मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वहाँ से मिलके हमने एक सेमिनार भी रखा और उनके साथ मीटिंग भी रखी, जिससे लोगों को बहुत फ़ायदा हुआ। अब बाकी बात आता है जो प्लानिंग करने का है, वो हमने ये सोच के रखा है कि हम धीरे धीरे एक ऐसा सेंटर बनाएंगे जहाँ उन लोगों को जो चाहते हैं एक ट्रेनिंग दे सकें, जो डिफरेंट ट्रेड्स में हो सकती है, चाहे वो इंजीनियरिंग के सेक्टर में हो, चाहे वो किसी मैन्युफैक्चरिंग या फैब्रिकेशन के सेक्टर में हो, या फिर किसी कंसल्टेंसी के सेक्टर में हो, या किसी सर्विस इंडस्ट्री के सेक्टर में हो, हम एक सेंट्रल एडवाइजरी कमेटी बना सकें। और हमको पूरा विश्वास है, दीपक भाई क्या लगता है आपको, कि अगर हमने एक ऐसी कमेटी बना दी जिसमें सब तरह के एक्सपर्ट मौजूद हैं, तो पूरे एरिया को, मीरा भाईंदर एरिया को मदद करने में हमारी एसोसिएशन एक ख़ास योगदान दे सकती है। और वो ही कोशिश हम कर रहे हैं आगे आने के लिए कि जिससे हमारा इंटरेस्ट ये रहे। हमारी संस्था, आपको मालूम है कि कोई नो प्रॉफिट नो लॉस इस तरह से चलने वाली है। हमारा एक बहुत माइन्यूट, बहुत थोड़ा एनुअल कॉन्ट्रीब्यूशन होता है, या फिर जो लाइफ मेंबर्स हैं उनका कंट्रीब्यूशन होता है। तो इसके लिए हमको जो मदद चाहिए होती है, अगर कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो स्पॉन्सर की, या फिर अगर छोटे प्रोग्राम होते हैं तो हम आपस में कंट्रीब्यूट करके ये सब कर लेते हैं। और हमारा प्रोग्राम इस तरह से बना हुआ है कि आगे हम सबसे मिलके, सब इंडस्ट्री के साथ मिलके, सारी एसोसिएशन के साथ मिलके एक ऐसी सेंट्रल कमेटी बनाएं जो मीरा भाईंदर में इस तरह से ली जाए कि वहाँ जाके आप जाइए और आपको सब चीज़ की गाइडेंस और एक्सपर्टीज मिल जाएगी। हमारी एसोसिएशन ने करीबन 4-5 साल से मीरा भाईंदर महानगर पालिका को रिक्वेस्ट की है कि हमें कोई गवर्नमेंट का एक प्लॉट दिया जाए, जहाँ पे हम यहाँ पे आज ESIC की हॉस्पिटल यहाँ से कांदीवली या चले जावे तो मरोल में जाना रहता है। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें प्लॉट दीजिए, हम छोटे से एक हॉस्पिटल बांधते हैं, हम हमारे बांधेंगे, हमें खाली प्लॉट दीजिए बस। लगता जो भी पैसा लगेगा वो हम एसोसिएशन इंडस्ट्रीज वाले इकट्ठे करेंगे। वेरी गुड पॉइंट है। और जिससे इमरजेंसी में किसी को भी कोई भी ट्रीटमेंट चाहिए, छोटी छोटी चीज़ के लिए वो उसे ना कांदीवली जाना चाहिए ना वो है। और प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते हैं तो प्राइवेट हॉस्पिटल में तो पैसे कितने लगते हैं वो सभी को मालूम ही है। तो फर्स्ट स्टेज जो है वो ट्रीटमेंट हम हमारे हॉस्पिटल में करना चाहते हैं। तो मैं आपके माध्यम से एक बार और भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सभी पदाधिकारी को, मेयर, कमिश्नर को, कि हमें एक छोटा सा प्लॉट दीजिए जिसके अंदर हम एक छोटे से हॉस्पिटल बांधें। दीपक भाई, अगर आपको याद है तो हमने 2017 में अपनी 25वीं सालगिरह मनाई थी एसोसिएशन, और उसमें जो उस वक्त मिनिस्टर थे श्री शिवराज देसाई, उनको इनवाइट किया था। और उनको इनवाइट करते वक्त हमने जो एक अपनी डायरेक्टिव पब्लिश की थी वो आपके सामने है, वो सबके लिए दी थी और उसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी इंडस्ट्री की कि क्या क्या इंडस्ट्रीज हैं
और कैसे कैसे मैनेज की जाती हैं, उनमें कौन कॉन्टैक्ट पर्सन है, क्या क्या अवेलेबल है। और उस वक्त हमने जो पॉइंट आपने अभी उठाया था ना ESI हॉस्पिटल का, वो पॉइंट भी हमने उठाया था और देसाई साहब से प्रार्थना की थी कि वो इस प्लॉट को देने के लिए रिकमेंड करें। इस तरह से हमने जो आगे बढ़ाने का काम था वो किया था, और इसके साथ ही जो दूसरी समस्याएं थीं उसको हमने दूसरे सदस्यों के साथ मिल के उनको जिम्मेदारी दी कि उसको देखें और उसको स्टडी करें, सब लोग उनके साथ होंगे। उसके बारे में प्रकाश हम अलग तरह से डालेंगे। अभी तक तो हमने जो एसोसिएशन स्टार्ट किए जो नहीं रहे हमारे बीच में उनको याद किया, मगर अभी भी एसोसिएशन में ऐसे जितने भी व्यक्ति है कि जो एसोसिएशन को और आगे बढ़ा रही है और मदद कर रही है, उसमें मैं रमेश भाई आशर, अभिषेक बगरवाल, फिर बाद में उमर कपूर, उमेश पई है, कैप्टन साहब तो ऑलरेडी प्रेसिडेंट है ही अभी भी, बाद में अपने विजय शाह, सुधाकर शेट्टी और बहुत से ऐसे मेंबर है कि जो अभी भी एसोसिएशन को जो पहले एम्स और ऑब्जेक्ट था उसी से ही आगे बढ़ा रही है, और आगे और भी नई कमेटी आती जाएंगी और हमारे जो एम्स और ऑब्जेक्ट जो है पहले बने हुए उसे ही आगे बढ़ाते जाएंगे। मीरा भाईंदर एसोसिएशन की तरफ से वैसे तो हमने ऐसे प्रोग्राम भी किए हैं कि क्या कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है या अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहता है तो उसको क्या तरीके अपनाएं, लेकिन फिर भी सिस्टमेटिकली ये बताने के लिए हमने मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, और इस बात के लिए हमने एक छोटी सी सेल भी बनाई है जिसमें सब लोग गाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे लोग अपनी इंडस्ट्री किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं, और उनको पूरा सहयोग लोकल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी मिल सकता है उसको लेने के लिए हमारे पास इतने लिएजों हैं, ऐसे संपर्क हैं, हम उनकी पूरी मदद कर सकते हैं। और हम विश्वास दिलाते हैं कि जो नए इंडस्ट्रियलाइज एरिया में आएंगे, हम और हमारी एसोसिएशन मीरा भाईंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एसोसिएशन मिलके उनको सहयोग करेगी और उनके बिजनेस में बढ़ावा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहेगी। धन्यवाद। मैं सभी इंडस्ट्रीज वाले जहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं और आने चाहते हैं उनका सभी का तो पहले स्वागत करूँगा कि जो नए नए इंडस्ट्रीज अभी आई हुई है, और मैं सभी से जो रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो मीरा भाईंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मेंबर नहीं बने हैं और हमारी यूनिटी एक दिखाने के लिए गवर्नमेंट की तरफ के भी हम इंडस्ट्रीज के यहाँ यूनिटी है, और वो दिखाने के लिए आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब ये मीरा भाईंदर स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के मेंबर बन जाए। आज के संदर्भ में जब हमको मीरा भाईंदर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की रूपरेखा और उसके विषय में बताने का अवसर मिला, तो उसका पूरा श्रेय उज्ज्वल भारत को, उसकी टीम को और ख़ास तौर से श्री वेद प्रकाश श्रीवास्तव जी को देता हूं, और ये प्रार्थना करता हूं कि इस तरह से आप अच्छे अच्छे लोगों के प्रोग्राम बनाते रहें और चीज़ों को आगे बढ़ाते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब हम फिर अगले एपिसोड में आपसे रूबरू करवाएंगे एक नए शख्सियत से जो होंगे हमारे स्टार ऑफ मीरा भाईंदर। देखते रहें उज्ज्वल भारत में। दोस्तों, आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा? हमारे स्क्रीन पर चल रहे स्क्रॉल में दिए गए मोबाइल नंबर पर हमें जरूर बताएं। अगर कोई सुझाव देना हो तो भी हमें जरूर दें। अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे एक नए स्टार मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।